गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज भी डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 16 मई 2020। केमिस्ट्री क्लास 3 मतलब लॉकडाउन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का तीसरा दिन आज पढ़ाई हो रहा है केमिस्ट्री का। आप देखिए हम लोग पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का महत्व, तो 2 तक पढ़ लिए थे 15 तारीख को। आज हम लोग तीसरा महत्व को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए तीसरा में है श्वसन की क्रिया। तो देखिए जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं ये भी ऑक्सीकरण अवकरण के ही उदाहरण है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ जो लिखे हैं उसके द्वारा समझते हैं। लिखा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में श्वसन की क्रिया जो घटित होती है यह ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। श्वसन की क्रिया में वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बने CO2 हमारे द्वारा श्वास छोड़ने के क्रम में बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो वायु नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है, अर्थात अब हमारे शरीर के अंदर गया वायु जो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है वह ऑक्सीजन हमारे कोशिका में जो अणु रहते हैं उसको ऑक्सीकृत कर देता है, अर्थात अणु का ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए जब श्वसन की क्रिया होता है तो एक पदार्थ जो CO2 यहाँ पे लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो जब श्वसन सांस हम लोग छोड़ते हैं उस समय CO2 शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही है आपका तीसरा श्वसन की क्रिया था। तो आप लोग क्या करेंगे, तीसरा को इतना लिखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिखिए, फिर आगे लिखवा जाए। चलिए अब देखते हैं चौथा उदाहरण, ऑक्सीकरण अवकरण का महत्व दैनिक जीवन में। भोजन का दुर्गंधित होना। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घरों में ताज़ा भोजन बनता है तो कुछ समय के बाद 5 या 6 घंटा लगभग अगर समय दिया जाए उस ताज़ा भोजन को और उससे ढका नहीं जाए तो हम देखते हैं कि वह ताज़ा भोजन का जो स्वाद है अप्रिय हो जाता है। साथ ही साथ उस भोजन से एक दुर्गंधित मतलब एक गंध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भोजन में तेल या वसा जो भी मौजूद रहता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर से सुनिए, जो भोजन में वसा या तेल उपस्थित रहता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण भोजन का स्वाद अप्रिय हो जाता है तथा दुर्गंधित हो जाता है, जिसको हम लोग बासी भोजन भी कहते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम ताजे भोजन को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देते हैं तो भोजन से दुर्गंध आने लगता है। अधिक समय तक छोड़ते हैं तो दुर्गंध आने लगता है, अर्थात भोजन दुर्गंधित हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि भोजन दुर्गंधित हो जाएगा। इसका कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा तथा तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखिए हमने बता दिया जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिखा हुआ है। क्यों हो जाता है दुर्गंधित? क्योंकि जो भोजन में वसा या तेल होता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और देखिए जिसके कारण क्या होता है कि इस प्रकार के दुर्गंध देने लगता है तथा स्वाद में अप्रिय लगने लगता है। अब देखिए हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर कोई भोजन ताज़ा है तो उसको दुर्गंधित होने या स्वाद में अप्रिय लगने से किस प्रकार बचाया जाए। हम कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण पहले इतना लिखेंगे
वीडियो को पॉज कीजिए, इतना लिखिए, फिर आगे बताया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भोजन को दूषित तथा स्वाद में अप्रिय होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, अगर भोजन को आपको बासी होने से बचाना है, आप चाहते हैं कि भोजन बहुत अधिक समय तक ताज़ा ही रहे, तो हम लोग देखिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, 3 बात यहाँ पे बताया गया है। भोजन को दूषित तथा स्वाद में अप्रिय होने से बचाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित कार्य मतलब नीचे जो काम है बताया गया है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है। पहला उपाय है कि घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से ऑक्सीकरण कम होगा। अगर हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत कम होती है। ऐसा बात नहीं है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, लेकिन बहुत कम दर से। जैसे यदि बाहर हम भोजन को 4 या 5 घंटा ताज़ा रख पाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से आप 2 या 3 दिन तक ताज़ा महसूस कर सकते हैं या ताज़ा रह सकता है। दूसरा है भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर। अगर आप चाहते हैं कि भोजन अधिक समय तक ताज़ा रहे तो आप वायुरुद्ध बर्तन में रख दीजिए भोजन को। वायुरुद्ध बर्तन कहने का मतलब वैसा बर्तन जिसमें बाहर से हवा प्रवेश नहीं करता है। अगर बर्तन में बाहर से हवा प्रवेश नहीं करेगा तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया अधिक नहीं कर पाती है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया की दर घट जाती है, जिससे अधिक समय तक भोजन ताज़ा रह सकता है और स्वाद भी प्रिय उसका होगा। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से। एंटीऑक्सीडेंट एक पदार्थ का नाम है। यदि इसको आप भोजन में मिला देते हैं तो भी आपको भोजन अधिक समय तक ताज़ा रहेगा तथा स्वाद में प्रिय होगा। तो आपको ये 3 उपाय बताया गया है। तीनों उपाय आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए। आगे देखिए, स्टार के चिन्ह देकर लिखेंगे दहन। लिखा हुआ है दहन के बारे में कि यदि किसी पदार्थ के जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। सुनिए, अगर कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद उष्मा तथा प्रकाश, ये 2 बात ध्यान देंगे, उष्मा और प्रकाश ये दोनों उत्पन्न होना चाहिए। अगर किसी पदार्थ को जलने के बाद उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो इस प्रकार से जल रहा है पदार्थ उसको हम दहन बोलेंगे। जैसे नीचे बताया गया है कि जब कार्बन को वायु में जलाते हैं, जब कार्बन को हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमको क्या मिलता है, उष्मा तथा प्रकाश। यही उष्मा तथा प्रकाश हम लोग खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पे उष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब देखिए यहाँ समीकरण के द्वारा बताया गया है, कार्बन सी लिखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखिए क्या होगा, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उष्मा और प्रकाश भी हमको मिल जाता है। तो यही देखिए 2 बात पर ध्यान देना है कि उष्मा और प्रकाश दोनों यहाँ पे मिल गया है। तो उष्मा और प्रकाश यदि 2 हमको प्रतिफल के रूप में मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो इस प्रकार से कार्बन जला है तो यहाँ पे दहन की क्रिया हुआ है, क्योंकि यहाँ उष्मा प्रकाश मिल गया है। यही उष्मा और प्रकाश को आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसी भी पदार्थ को जलाइए, यदि उष्मा और प्रकाश दोनों मिलेगा तो आप समझिए कि वहाँ दहन की क्रिया हो गया। तो वीडियो को पॉज करेंगे और दहन की क्रिया को लिख लेंगे। आगे देखेंगे, नोट नंबर 1 लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो दहन के क्रिया में जलता है उसे दहनशील अथवा ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं।
सीधा समझिए, जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील पदार्थ कहेंगे अथवा ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। दोनों एक ही, दहनशील अथवा ज्वलनशील एक ही का नाम है। जैसे में देखिए सूखा कागज जलता है, इसलिए सूखा कागज हो गया दहनशील पदार्थ अथवा ज्वलनशील पदार्थ। सूखा लकड़ी भी जलता है, उपला जो गोबर का सूखा हुआ होता है तो उपला भी जलता है। मतलब सूखा कागज, सूखा लकड़ी, उपला जितना भी है सब के सब ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है, अर्थात दहनशील पदार्थ के उदाहरण है, ये सब जलते हैं। आगे देखेंगे नोट नंबर 2 में, वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ नहीं जलेगा उसको अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे अथवा अदहनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे में देख लीजिए ईंट, पत्थर, बालू इत्यादि, मतलब ये सब जितना भी 3 आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया है, ये तीनों में से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो जलेगा, अर्थात तीनों के तीनों अज्वलनशील अथवा अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो आज इतना ही लिखेंगे, फिर हम लोग, कल रविवार है लेकिन हम बोले थे कि शनिवार को ही बताया जाएगा कि रविवार को किस किस विषय का क्लास चलेगा। तो आज बता दिया जा रहा है कि कल मैथ और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। तो कल भर ही का ही क्लास है, फिर एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। तो कल इसलिए हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री क्लास चला दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही लिखेंगे केमिस्ट्री में। वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए।